अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पैसिव रिफ्लेक्टर या पैसिव रिपीटर बनाने के ऊपर है। मेरा कुछ दोस्तों से काफ़ी पुराना वादा था और उनको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आपको ईद के गिफ्ट के तौर पे मैं ये वीडियो बना के दूँगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें एक पैसिव रिपीटर की ज़रूरत आम तौर पे क्यों पड़ती है, किन हालात में पड़ती है, वो हम पास लॉस के ऊपर कैसे उसको प्लान करते हैं। ज़्यादा फोकस मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा तवज्जो जो है वो पास लॉस की प्लानिंग के ऊपर रखूं, ताकि ये बहुत लंबा ना चला जाए, ये वीडियो हमारी बहुत लंबी ना हो जाए। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी नॉर्दर्न एरिया की तरफ। पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम बात करें तो किसी और मुल्क में, खैर वो किसी और डायरेक्शन का एरिया भी हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी किस्म का एरिया है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पिक्चर में। ये जो हरा रंग है ये कोई वैली है, कोई वादी है ये, और ये साथ इसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कोई बहुत ही अंदर की तरफ घुसती हुई वादी है। इसमें हम अगर ऐसे ही फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारी ये वाली साइट है, इस तरफ वाली, ये हमारी कोई पुरानी एग्जिस्टिंग साइट है और एक नई साइट अब कवरेज के लिए इसमें ऐड की जा रही है। तो ये हमें आरएफ ने एक और साइट हमें दे दी कि जी आप इस साइट को भी इससे कनेक्ट करके हमें चला के दें। तो अच्छा, आरएफ ने हमें ये कहा कि जी चूँकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे साइट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पे हर जगह पे साइट नहीं लगा सकते। हमारे पास ग्रीन फील्ड साइट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो वादियों वाले इलाके जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपको एक लिमिटेड चीज़ों के अंदर रहते हुए ही फ़ैसला करना होता है। तो और ख़ास तौर पे अपने इस वीडियो के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी और दूसरा नहीं है इसमें, इसके अलावा कोई तरीक़ा नहीं है। यानी हमें बस ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, हमने इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही इस लिंक को इनको प्लान करके देना है। तो हम इस का जो है वो प्रोफाइल वगैरह जनरेट करके और फ़र्ज़ कर लें कि हम इसको चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जी ये तो इन दोनों साइड्स के बीच में कोई एक छोटी सी चोटी आती है, कोई छोटा सा एक पहाड़ आ रहा है, और जो हमारे एंटीना हाइट्स बनती हैं वो कम से कम 160 मीटर से ऊपर, यानी 170 मीटर तक ऊपर जाके हमें एंटीना लगाना पड़ेगा। तो टावर हमें कम से कम 170 मीटर का चाहिए होगा। तो ये तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, यानी जो लोग यहाँ पे एक्चुअली प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मैं तो सिर्फ एक मिसाल के तौर पे ये लिया है, लेकिन ये हमें भी खैर अंदाज़ा है कि 170 मीटर के टावर आम तौर पे नहीं बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि ये भी समझ रहे हैं कि ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये साइट पहले से लगी हुई है, तो लगी हुई साइट के ऊपर तो ज़्यादा 40 मीटर का टावर फ़र्ज़ कर लें होगा या जो भी, तो उस लिहाज से वैसे भी 170 मीटर दोनों तरफ तो नहीं लगाया जा सकता है। और एक डायरेक्शन को अगर हम बहुत नीचे कर दें, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक साइट जो है वो 40 मीटर की है, फ़र्ज़ कर लें वो ये वाली साइट है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको 40 मीटर पे ले जाऊँ और मैं कहूँ कि चलो मैं एक तरफ 40 मीटर पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे तो हमारी टावर हाइट तकरीबन 300 मीटर के ऊपर चली गई है। 300 मीटर की टावर हाइट जो है वो किसी तरह से भी फिजिबल नहीं होती है। तो यानी मकसद ये कहने का एक तरह से कि हमें यहाँ पे किसी न किसी तरह के रिपीटर पे जाना होगा। अच्छा, रिपीटर पे जाने का सबसे आसान तरीका एक तरीका तो ये होता है कि जो बीच में जो हमारी एक हिल आ रही है, छोटी सी जो एक चोटी आ रही है, हम इसके ऊपर ही एक रिपीटर बना दें। तो ये भी एक आसान तरीका होता है, यानी कि आपने जो बीच में जो चीज़ आपको रोक रही है, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये कोई बहुत ऊंची जगह नहीं है, यानी ये काफ़ी नीची सी जगह है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके ऊपर एक टावर बनाने की जगह मिल जाए। उसके मुकाबले में जो दोनों तरफ के पहाड़ हैं ये थोड़े से ज़्यादा ऊंचे हैं, तो इनके ऊपर जो है वो हमें छोटा सा टावर बनाने की आमतौर पे जगह आसानी से मिल सकती है। इस तरफ के पहाड़ थोड़ा सा लग रहे हैं कि ये शायद स्नो कैप्ड हैं,
तो इस तरफ को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये पहाड़ जो हैं ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन आपको अपने सिनेरियो के लिहाज से आपको वहाँ की जो लोकल गाइड हैं, जो वहाँ के आपके लोकल लोग हैं, उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि ये इलाका किस तरह का है, इनमें से किस चीज़ के ऊपर कोई साइट आसानी से लग सकती है। यानी लोकल नॉलेज का होना, वहाँ की जो लोग हैं उनसे कुछ मालूमात लेनी पड़ेगी कि किस जगह पे लगाना जो है वो अच्छा सामान लेके जाना, और वहाँ पे साइट बनाने के लिहाज से भी इनमें से कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक्टिव साइट बनाना तो चूँकि हमारा इसमें वो नहीं है, एक्टिव साइट बनाना तो वैसे भी आसान होता है। आप एक एक्टिव साइट लगा देंगे तो 2 लिंक बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक पैसिव साइट बनानी है। हमने ये एज्यूम किया है कि हमें यहाँ पे किसी वजह से पैसिव साइट ही बनानी है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ कर लें ये इलाका ऐसा है कि यहाँ बिजली वगैरह के बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो किसी ऊंची जगह के ऊपर जो है वो अगर हम एक्टिव साइट लगा दें तो उस जगह पे फिर बिजली वगैरह पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम चलते हैं आगे कि किस तरह से पाथ लॉस में एक पैसिव रिपीटर प्लान किया जाता है। तो ये हमने अभी तक देख लिया कि हमारे पास पैसिव रिपीटर लगाने की क्या वजह है, क्यों ज़रूरी है पैसिव रिपीटर लगाने के लिए हमें किन चीज़ों का पहले से थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो जब आपको इस तरह से एक 2 साइटें मिलती हैं जिसको आपने किसी रिपीटर से ढूंढना है, तो जो तीसरी साइट जो कि आप इस्तेमाल करेंगे रिपीटर के लिए, वो आपको काफ़ी एहतियात से चूज़ करनी होती है, क्योंकि आपका लाइन ऑफ साइट जैसे एक साइड से दोनों तरफ का लाइन ऑफ साइट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो इसको चूज़ करना भी जो है वो आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, या थोड़ा सा आपको एक लोकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जिसकी बेस पे आप ये लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक अच्छा नॉलेज है ट्रांसमिशन एनालिसिस, ट्रांसमिशन डिज़ाइनिंग का, तो वो होपफुली ये चीज़ खुद ही बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो जब आप ये वाला पॉइंट चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पहले क्या करना होता है कि आपको ये दोनों लिंक क्रिएट करने होते हैं। मैं तो खैर ये लिंक अभी पहले बना के चूँकि देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, और आप लोगों को लिंक बनाने तो खैर आते ही होंगे। इसमें ये कोशिश करें कि शुरू से ही एक साइड जो आपकी मेन साइड है, यानी जो BTS साइड है, उसमें जो मैक्सिमम टावर हाइट है वही टावर हाइट फिट रखें यहाँ पे, और दूसरी साइड को आप फ्री पे उस पर छोड़ दें। अच्छा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस साइड में अगर यहाँ पे कोई वेजिटेशन है या यहाँ पे लाइन ऑफ साइट में कोई चीज़ है तो वो आप इसमें खुद ही से ऐड करें। इसमें जो प्लानिंग के लिहाज से जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि माशाल्लाह जो प्लानर्स हैं वो अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो इसके ट्रांसमिशन एनालिसिस में चले जाते हैं। इसको मैंने तो प्लान किया है 18 गीगाहर्ट्ज़ पे, लेकिन आप अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको प्लान करेंगे। और मैंने यहाँ पे एक NEC का एक STM0 का, यानी एक सादा सा माइक्रोवेव इसमें लगाया हुआ है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप इसमें हाई पावर माइक्रोवेव यूज़ करें। और मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो आप ये 2 लिंक जो अलग अलग बनाएंगे, यानी एक मिनट रुके, मैं इस लिंक को पहले पूरा कर दूँ। तो आप इसमें माइक्रोवेव रेडियो लगाएंगे, इसी तरह से आप इसमें कोई थोड़ा सा बड़े साइज़ के एंटीना लगाएं, यानी जैसे मैंने यहाँ पे ये 6 फीट का एंटीना लगाया है, तो इसका गेन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसी तरह से आपने इसके अंदर सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रेन वगैरह डाल के, और फिर आपने इस लिंक को पूरी तरह से प्लान करना है। अच्छा, इस लिंक में अगर ये आपको यहाँ पे कोई वार्निंग्स आती हैं तो वो वार्निंग्स आप सारी की सारी कम से कम इनिशियली बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि अभी हम खुद इस लिंक को थोड़ा सा हाई वैल्यूज़ के ऊपर प्लान करना चाहते हैं। जैसे ये कह रहा है कि रिसीव सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर रिसीव सिग्नल सिर्फ -18 है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू रिसीव सिग्नल की, इसीलिए हमें फेट मार्जिन जो है वो 58 का मिल गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हमने जो है वो एक पैसिव रिपीटर बनाना है, तो बीच में जो रिपीटर साइड के ऊपर जो इक्विपमेंट होगा वो तो एक्टिव नहीं होगा, तो हमारी वैल्यू इससे खुद ही काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे कुछ नहीं करते, अभी हम इसको हाई वैल्यूज़ के ऊपर ही प्लान करेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये लिंक प्लान किया है, इसी तरह से मैं ये
दूसरा लिंक भी प्लान करूँगा, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा, ये आपको मैं सिर्फ हाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हम ये जो हमारी BTS साइड है उसके ऊपर मैक्सिमम हाइट रखेंगे, जो भी आपके पास इस टावर की मैक्सिमम हाइट है वो हाइट आप रखेंगे, क्योंकि एक साइड को आप मैक्सिमम हाइट पर रखेंगे और दूसरी साइड जो है वो आप इसको छोड़ देंगे कि वो खुद ही प्लान करे। उस साइड की हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसका भी हम देख लेते हैं कि इसको भी मैंने वही 18 गीगाहर्ट्ज़ और सेम वही रेडियो और वही फ्रीक्वेंसी सब कुछ मैंने इसका वही रखा है। तो इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिसीव सिग्नल मिल रहा है -20 का। इसीलिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिसीव सिग्नल की वो नहीं आ रही है, सिर्फ डिस्पर्सिव फेड मार्जिन और रेन प्रोबेबिलिटी वगैरह की आ रही है, जो कि इस वार्निंग को अभी खैर हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि हमने 2 अलग अलग लिंक पहले क्रिएट कर दिए, यानी तो ये इसका यानी कह लें कि जो मेथड है पाथ लॉस में रिपीटर बनाने का, वो ये है कि जब आप रिपीटर साइट मुंतखब करते हैं उसकी आप अपनी दोनों साइड्स के साथ पहले पूरा एक एक लिंक प्लान करते हैं, क्योंकि फिर पाथ लॉस उन लिंक्स की वैल्यू को लेके और उनकी मदद से फिर ये रिपीटर को प्लान करेगा। तो ये जो हमारा सिलेक्शन का टूल है, मैंने सिलेक्शन के टूल की मदद से ये दोनों लिंक बारी बारी सिलेक्ट कर लिए हैं और अब मैं ऑपरेशंस में जाके और क्रिएट पैसिव रिपीटर, ये इसमें मैं चला जाऊंगा, इसमें ये विंडो आपके पास आ जाएगी। इस क्रिएट पैसिव रिपीटर में जो 3 चेक लगे हुए हैं ये हम नहीं लगाते हैं, हम इसको यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये चेक जो है ये पाथ लॉस खुद लगाता है। ये 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं कि एक तो अगर आपने पैसिव रिपीटर बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 लिंक होने चाहिए, इसमें एक कॉमन साइट होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 लिंक हैं और ये बीच में एक कॉमन साइट है। हर लिंक की एक पाथ लॉस फाइल होनी चाहिए, तो हमने इन दोनों लिंक्स की पाथ लॉस फाइल बनाई हुई है। दोनों पाथ लॉस फाइल जो हैं उसमें कंप्लीट पाथ प्रोफाइल और कंप्लीट ट्रांसमिशन डिज़ाइन होना चाहिए, जो कि मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि हमने उसको बिल्कुल कंप्लीट करके इसको दिया है, क्योंकि अगर उस डिज़ाइन में कोई कमी होगी तो फिर पाथ लॉस यहाँ पे क्रॉस लगा देगी और आपको आगे नहीं जाने देगी, आपको फिर वो चीज़ पहले पूरी करनी पड़ेगी। अब जो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे है वो सिर्फ पैसिव रिपीटर की टाइप हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम सिंगल रेक्टेंगुलर रिपीटर बनाना चाहते हैं, डबल रेक्टेंगुलर या फिर बैक टू बैक। तो डबल और सिंगल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सिंगल में एक रिफ्लेक्टर होता है, डबल में थोड़े फासले से 2 होते हैं और जो रिफ्लेक्शन होती है वो 2 की मदद से होती है। ये आपकी ज्योमेट्री का थोड़ा सा फ़र्क है। और डबल रेक्टेंगुलर क्या बहुत सादा सी बात है कि डिज़ाइनिंग थोड़ी सी और मुश्किल होती है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। आपकी जो रे आएगी वो एक तरफ से एक रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी, फिर दूसरे पे पड़ेगी और फिर वो वापस दूसरी साइड की तरफ जाएगी। सिंगल रिफ्लेक्टर जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ये आपकी ज्योमेट्री के ऊपर भी है। आपकी अगर लोकेशन कुछ ऐसी बन रही हैं कि आपको सिंगल रिफ्लेक्टर्स फ़र्ज़ कर लें दोनों साइडें कुछ इस तरह से हैं कि वो एक रिफ्लेक्टर से नहीं वो रिफ्लेक्ट होके बहुत ज़्यादा पावर की तरफ पहुंच पाएगी, क्योंकि सिंगल रिफ्लेक्टर की सूरत में दोनों साइडों को तकरीबन रिफ्लेक्टर की फ्रंट की तरफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी जो एंगल इन दोनों का बन रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टर लगा होगा और ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये काफ़ी शार्प है। अगर आप एज्यूम करें कि ये साइड और यहाँ पे होती, इस जगह पे कहीं पे होती, ये जो एंगल बनता फिर ये और जो है वो शार्प एंगल बन जाता। तो इसमें फिर आपको ज़रा ज़रूरत पड़ती कि आप यहाँ पे 2 और रिफ्लेक्टर से, यानी इसको कि आप एक को पहले रिफ्लेक्ट करें किसी जगह से और फिर एक और जगह से रिफ्लेक्ट करें और फिर आप यहाँ पे इसको लेके जाएं। खैर कहने का मतलब ये है कि आपकी सिनेरियो बेस्ड होता है ये कि आप इसको किस तरह से, लेकिन कोशिश ये करें कि सिंगल रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टर के ऊपर ही चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करें अगर वो इजीली प्लान हो सकती हैं। तो पहले हम सिंगल रेक्टेंगुलर रिपीटर को चेक कर लेते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक विंडो खुल गई। इस विंडो में अगर आप देखें तो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें बीच की साइड गायब हो गई है, यानी अब दोनों एंड साइड्स आ गई हैं। तो यानी क्योंकि उसने बीच का जो इक्विपमेंट वगैरह था वो एज्यूम किया कि अब उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होगा और हम उस रिफ्लेक्टर के में से यहाँ से निकलेंगे और इधर चले जाएंगे।
तो इस रिफ्लेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसको जब मैंने इस क्वेश्चन मार्क को क्लिक किया तो ये एक विंडो खुल गई। अच्छा, यहाँ से एक तो इससे हमारे दोनों एजीम्यूथ आ गए कि जी इस रिफ्लेक्टर से इस सेट का एजीम्यूथ क्या होगा और इस सेट का एजीम्यूथ क्या होगा। तो इससे आपने इस रिफ्लेक्टर को बनाना है कि जी ये रिफ्लेक्टर किस तरह से बनाया जाएगा। और जो हमें इसमें एक चीज़ जो हमने इसको देनी है असल में वो तो सिर्फ इस रिफ्लेक्टर का एरिया है कि रिफ्लेक्टर कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा, क्योंकि ये जितना लंबा चौड़ा होगा उसी की बेस पे इसका गेन जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका गेन जो है वो इसकी टोटल एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मैं अभी इसको 4 मीटर बाय 2 मीटर का रिफ्लेक्टर बताता हूँ कि जी मेरे ख्याल में आप एक 4 मीटर बाय 2 मीटर रिफ्लेक्टर बनाएं। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसने इस रिफ्लेक्टर का जो गेन है वो 106 dB, ये यहाँ पे इसने पैसिव गेन के तौर पे भी ऐड कर दिया है। वो 106 dB इसने इसका गेन एज्यूम किया है, कैलकुलेट किया है। तो अगर मैं इसको 2 से बढ़ा के 4 कर दूं तो आप ये देखें कि गेन में तकरीबन 6 dB का फ़र्क आ जाता है। इसको अगर मैं 8 कर दूं तो 6 dB का और फ़र्क आ जाता है। तो हमने 12 dB गेन बढ़ा लिया है, लेकिन हमारा जो अब रिफ्लेक्टर है वो तकरीबन साइज़ उसका यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इतना बड़ा इफ़ेक्टिव एरिया इसका अभी 18 स्क्वायर मीटर है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें यानी जो साइज़ हमें उससे यूज़ करना होगा वो भी तकरीबन 32 स्क्वायर मीटर का। यानी अब यहाँ पे फिर आपको एक लोकल नॉलेज चाहिए होगी कि क्या जिस इलाके में आप इसको लगा रहे हैं इतना बड़ा इतनी बड़ी एक चीज़ क्या वहाँ पे लगाई जा सकती है या नहीं, क्योंकि पैसिव रिफ्लेक्टर जो है वो उसको आपको दोनों तरफ से उसका लाइन ऑफ साइट जो है वो एक तरह से क्लियर करना पड़ता है दोनों तरफ से वो, यानी आपको दोनों साइडों को एक साथ देखना पड़ता है। जैसे अगर आप बैक टू बैक एंटीना लगाते हैं तो उसमें वो एक दोनों नॉर्मल लिंक की तरह, यानी आप उसको दोनों तरफ अलग अलग प्लान करते हैं, अलग अलग लिंक की पैनिंग करते हैं। पैसिव रिफ्लेक्टर में ये होता है कि ये एक ही रिफ्लेक्टर होता है, तो इसी को आपने एडजस्ट करना होता है कि वो जो आएगी माइक्रोवेव वो इस पे टकरा के दूसरे तक प्रॉपरली पहुंचनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसकी फाइन ट्यूनिंग होती है, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और यहाँ पे इसके वर्टिकल एंगल यानी ये कितना आगे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए और इसका अपना रुख जो है वो एग्जैक्टली किस तरफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पास लॉस आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देता है। तो इसको मैं अभी अपनी पुरानी वैल्यू पर ही ले जाता हूँ। ये जो बहुत बड़ी वैल्यू है, आप खैर ये मैंने जैसे कहा कि ये आपके उस पे है कि आप इतनी बड़ी वैल्यू को जो है वो फील्ड में मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पहले यहाँ पे इसका साइज़ बताएंगे। अच्छा, इसकी हाइट को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यानी इसकी हाइट को आप LOS की बुनियाद पे या आप अपनी किसी भी ज़ाती उस पे, क्योंकि इसकी हाइट से बहुत ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन पे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसकी हाइट सिर्फ लाइन ऑफ साइट क्लियर के लिहाज से ठीक होनी चाहिए। तो आप इसकी हाइट जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे इन नंबर्स पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब हम इसको ये वैल्यू दे देते हैं, ये आपने देखा कि अभी कुछ चीज़ें इसकी अभी भी हमारे पास नहीं आई हैं। तो उसकी वजह ये है कि वो रेंज जो रीजन होता है वो, चूँकि आपने 2 रीजन ऐड किए हैं, 2 लिंक ऐड किए हैं, तो पाथ लॉस जो है वो रेन रीजन दोबारा कैलकुलेट आपसे कंफर्म करवाता है। तो ये हमने रेन रीजन कैलकुलेट कर लिया और ये हमने देखा कि हमने 4 9 अचीव कर लिए। 106 dB का यहाँ पे हमारे पास पैसिव गेन था और यानी ये लिंक कोई इतना बहुत बुरा लिंक नहीं है और 99.99 की अवेलेबिलिटी आपको ये दे रहा है इस इलाके में। तो लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा फ़र्क देखते हैं बैक टू बैक एंटीना के साथ। लेकिन यहाँ तक थोड़ा समराइज़ कर दूं कि अगर आपने एक पैसिव रिपीटर पर लगाना है तो आपको पहले दोनों लिंक प्लान करने पड़ते हैं अलग अलग, और उसके बाद आप उन दोनों लिंक को सिलेक्ट करके ऑपरेशंस में जाके पैसिव रिपीटर पे जाते हैं और उसमें फिर आप पैसिव रिपीटर की हाइट और
विड्थ बताते हैं जिसकी बेस पर एरिया कैलकुलेट करके वो फिर आपको वो आपने रेन रीजन को दोबारा कॉन्फ़िगर करना होता है और फिर आपके पास सारी वैल्यूज इसकी आ जाती हैं। अच्छा, इसको मैं सेव नहीं करूँगा, तो मैं अगर सेव कर दिया तो फिर ये पैसिव रिपीटर दोबारा चेंज नहीं हो सकेगा। तो इसको मैं सेव नहीं करता, मैं इसी में दोबारा चला जाता हूँ फिर क्रिएट पैसिव रिपीटर पे, और इस दफ़ा हम बैक टू बैक एंटीना की तरफ जाएंगे कि हमने बैक टू बैक एंटीना लगाने हैं। तो बैक टू बैक एंटीना जो है वो थोड़ा सा और आसान है, क्योंकि अब इसके पास यहाँ पे तो एंटीना की वैल्यूज़ भी इसके पास ऑलरेडी मौजूद थी, क्योंकि हमने जो दो अलग अलग लिंक प्लान किए थे तो वो हमने आपको जैसे मैंने बताया था कि हमने वो लिंक पहले ही हर चीज़ के साथ प्लान किए हैं, यानी उसमें एंटीना और हर चीज़ की वैल्यू उसमें डाली हुई है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें रेन की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। रेन की वैल्यू हमने ऐड कर दी तो ये हमारा बैक टू बैक एंटीना जो है ये तैयार हो गया। यहाँ पे आप देखें तो 96 यानी कि 10 dB का फ़र्क आ जाता है। तो अभी भी हमने 99.99 यानी 4 9 तो अचीव हमने कर लिए, लेकिन 10 dB का बहरहाल इसमें फ़र्क आ गया। और एक और फ़र्क जो कि जब आप बैक टू बैक एंटीना लगाते हैं तो बैक टू बैक एंटीने में जो एंटीने हैं आपस में वो किसी न किसी चीज़ से तो आपको वो जोड़ने पड़ेंगे, यानी तो कोई कनेक्टर लॉस और उसमें कोई वेव गाइड लॉस ज़रूर आ जाएगा। तो एज्यूम हम कर लेते हैं कि चलें फ़र्ज़ कर लें मैं इसमें 5 dB का लॉस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम 5 dB और नीचे चले गए, 91 पे चले गए। ये वैल्यू अभी भी 4 9 तो रह गई, लेकिन ये बहरहाल पहले से थोड़ी सी और ख़राब हो गई और हम जो है वो हमें जो है वो साल में तकरीबन 50 मिनट की आउटेज का सामना हो सकता है। ये हमारे पास कोई इतना ख़ास नहीं है, ये हमें ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसमें DFM की वैल्यू नहीं है। खैर इसको अभी आप इग्नोर कर दें, ये वैसे भी एक वार्निंग है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम पैसिव रिपीटर जो है वो प्लान कर सकते हैं। पैसिव रिपीटर की मेनली दो टाइप्स होती हैं, तो रिफ्लेक्टर होता है या बैक टू बैक एंटीना होता है। बैक टू बैक एंटीना जो है वो उसका गेन रिफ्लेक्टर से थोड़ा सा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें भी फिर घूम फिर के एंटीना साइज़ वगैरह पे आती हैं। अगर मैं यहाँ पे और बड़ा एंटीना लगा दूँ कहीं से ला के 6 फीट की बजाय अगर मैं 12 फीट एंटीना लगा दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो फिजिकली इतने पॉसिबल नहीं होते इतने बड़े एंटीने, लेकिन अगर आप एंटीना बड़ा लगा देंगे तो ये भी आपको एक अच्छी वैल्यू दे देगा। लेकिन बैक टू बैक एंटीना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बैक टू बैक एंटीना की अलाइनमेंट जो है वो आसान होती है। हमारे जो लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनको एंटीना अलाइन करना वो अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन जो एक रिफ्लेक्टिव प्लेन है, जो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, उसकी अलाइनमेंट काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें एक तो फ्रंट के उसका एक वर्टिकल टिल्ट ज़रूर होता है, यानी वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी की जा सकती है। तो उसको जो थोड़ा सा झुका के रखना होता है, तो उसकी उस झुकाव को प्लान करना, यानी आप उसके फेस के एंगल को तो काफ़ी आसानी से प्लान कर लेते हैं, यानी कि फेस का एंगल तो आप बना लेंगे, वो इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन वो आगे कितनी झुकेगी उसी की बेस पे वो प्रॉपर जो है वो दोनों तरफ से जो लिंक्स हैं उनको प्रॉपर एक जगह से जगह वो ट्रांसमिट कर सकेगी। तो थोड़ा सा जो है वो बैक टू बैक एंटीना जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वही वाली बात है कि जिसको लगाना ज़रा मुश्किल होता है, तो लेकिन वो आपको एक गेन ज़रा ज़्यादा अच्छा दे देती है। और उसके मुकाबले में जो बैक टू बैक एंटीना है इनकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी आसान होती है, क्योंकि आप अलग अलग दो लिंक प्लान करते हैं, तो लेकिन उसमें आपको गेन थोड़ा सा जनरली कम मिल सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि एक पैसिव रिपीटर जो है वो किस तरह से, यानी पहली बात तो ये कि वो क्यों प्लान किया जाता है, उसको प्लान करने में क्या क्या चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए, लोकल एरिया की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पास लॉस में पूरा प्लानिंग का प्रोसीजर क्या है कि हमें जो है वो पहले दो सेपरेट लिंक प्लान करने होते हैं और फिर हमने उन दोनों लिंक्स को सिलेक्ट करके और फिर हम उसको पैसिव रिपीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे वो एक पैसिव रिपीटर बन जाता है। अच्छा, जब आप रिपीटर बना लेते हैं तो उसके बाद भी आप, यानी इसकी चीज़ें आप यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी चैनल और आप यहाँ से एक्टिव इक्विपमेंट और इसी तरह से आप यहाँ से एंटीनास को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप
इस साइड के एंटीनास को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कोई चीज़ ऐड करें, यानी कि ज़रूरी ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने आगे एक दफ़ा यहाँ पे बना दिया तो इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसमें इसको आप और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एंटीने का डाया वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से आप कोई और एंटीना यहाँ पे डाल सकते हैं, बड़ी साइज़ का एंटीना डाल सकते हैं, तो उससे उसका गेन वगैरह बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप इसमें या कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें फर्दर बाद में भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि वो भी अपनी जो भी है वो भी कुछ लर्न करें। अगर इनमें से किसी को इसका फ़ायदा होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और अगर आपको कोई किसी भी किस्म का आपको प्लानिंग का कोई इशू है तो आप वैसे मेरे चैनल को कमेंट करें, या आप मेरी इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर एक आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना के बाकी सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि जो हमारा मेन नज़रिया है इस पूरे चैनल का, कि हम एक दूसरे के साथ मिल के, यानी मिल के सीखें कि चलिए मुझे जो पता है वो मैं आपको बताऊँ, आपको जो पता है वो आप डिस्कस करें। तो इस तरह से हम जो है वो मिल के आगे बढ़ें और सीखें। तो चलें अगले इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने आप को अपने घरों के अंदर रखें, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें तो सबको अच्छे तरह से रखे और सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। तो चलें, अस्सलामु अलैकुम।